चलिए, तो आज बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हमारा फोकस है वरिष्ठ नागरिकों पर, यानी सीनियर सिटीजन पर। और पहला जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं वो दरअसल सीनियर सिटीजन्स पर ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, यानी इनके साथ जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं उसमें इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर क्यों जो साइबर क्रिमिनल्स हैं और जो साइबर ठगी है, इनके मामले सीनियर सिटीजन्स के लिए ज़्यादा सामने आ रहे हैं, इससे जुड़ा एक खास मामला है जो हम आपको यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। और किस तरह से साइबर ठगी के निशाने पर सीनियर सिटीजन्स हैं, ये मामला क्या हाल ही में दर्ज हुआ है, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो मुंबई के कोरेगांव में रहने वाली एक वरिष्ठ महिला के साथ साइबर ठगी का ये मामला है जो कि ताज़ा रिपोर्ट हुआ है। अब क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो इसी तरह जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी फेसबुक ऐप पर एक ड्रेस का विज्ञापन उन्होंने देखा, उन्हें ये ड्रेस पसंद आई और उन्होंने ये ड्रेस खरीदने का फैसला किया। जो ड्रेस की कीमत थी वो लगभग 2000 रुपये थी। तो यहाँ पर महिला ने वो ड्रेस खरीदने का जब मन बनाया तो उन्होंने पेमेंट का जो विकल्प है उसमें कैश ऑन डिलीवरी का जो विकल्प होता है वो चुना और ड्रेस की डिलीवरी उनको मिली। 2000 रुपये का भुगतान यहाँ पर महिला ने कर दिया। और जब उन्होंने वो पैकेट खोला, जब डिलीवरी हुई तो उन्होंने पैकेट खोला तो ड्रेस के बजाय बच्चे की निक्कर उनको हाथ में मिली। और अब महिला को साफ तौर से ये बात समझ में आ गई कि उनको गलत डिलीवरी हुई है। उन्होंने शॉपिंग वेबसाइट जहां से ये ड्रेस ली थी उसके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया, वहां पर शिकायत भी की, कंपनी ने माफ़ी भी मांगी है और साथ ही कंपनी ने ये भी कहा कि आपके जो पैसे हैं आपको वापस कर दिए जाएंगे। और पैसे वापस करने के लिए उन्होंने कहा कि गूगल पे नंबर आपको अपना देना होगा, जिसके ज़रिए हम आपको वो पैसे जो है वो जीपे कर सकते हैं। और जीपे करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक वेरिफिकेशन होगा जिसमें 1 रुपये का पेमेंट जो है वो मांगा जाएगा और उसके कुछ ही मिनटों में आपके जो पैसे हैं आपको मिल जाएंगे। तो महिला ने ये सब कुछ किया और उसके बाद उनके अकाउंट से अचानक से 900 रुपये कट गए और देखते ही देखते उनके अकाउंट से 20,000 रुपये से ज़्यादा साफ हो गए हैं। तो ये है वो मामला जो सामने आया है। और ये तो एक मामला है जो वरिष्ठ नागरिकों के ठगी का जो मामला है सामने आया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए जो कि साइबर क्राइम से जुड़े हुए हैं, साइबर फ्रॉड जुड़े हुए हैं। इन्हीं पर आज बारीकी से बात करते हैं। राहुल त्यागी, को फाउंडर सेफ सिक्योरिटी, मेरे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, स्वागत है आपका। और आए दिन मेरे ख्याल से इस तरह के मामले रिपोर्ट होते हैं और आप भी जो है इनको सुलझाने की पूरी कोशिश करते होंगे, लेकिन ये तो एक तरीके का मामला है। मुझे ये बताएं कि आखिर वरिष्ठ नागरिकों को क्यों टारगेट किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि पैंडेमिक के बाद से या उस दौरान से ही जो ऑनलाइन प्रेजेंस है इवन सीनियर सिटीजन्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। भले ही वो शॉपिंग ऑनलाइन को लेकर हो या कोई भी कंटेंट देखने को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर, ऑनलाइन वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ पर एक बात ये भी है कि बिकॉज सीनियर सिटीजन्स इतने टेक सेवी नहीं होते हैं, ऑनलाइन उनको कैसे सर्व करना चाहिए उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, ब्राउजिंग स्किल्स नहीं होते हैं, तो कई बार वो गलत लिंक्स को भी क्लिक कर लेते हैं। ये मुझे बताएं कि इसी तरह ऐसे कैसे और मामले हैं साइबर ठगी के वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ। जी बिल्कुल कविता, और सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए 2021 में भारत में जो 60 या 60 से ऊपर उम्र के लोग थे जिनको हम सीनियर सिटीजन मानते हैं वो 138 मिलियन थे, जो कि 2030 में बढ़ के 194 मिलियन हो जाएंगे। जहां हम जो फैक्ट्स को कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं और सबसे यंग पॉपुलेशन हमारी है, वहां पे एक बहुत बड़ा तबका है जो इसमें शामिल नहीं है, जो कि सीनियर सिटीजन के अंदर आता है। अब बात आती है किस तरीके के ये स्कैम होते हैं और इन्हीं को क्यों चुना जाता है जो सीनियर सिटीजन है। देखिए सीनियर सिटीजन का एक जो क्रिमिनल्स को ये चीज पता है कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो या तो गवर्नमेंट पेशा जो लोग रहे हैं या बिजनेसमैन रहे हैं, उनका डेटा निकालना इन क्रिमिनल्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि उनके वो कितनी वेल्थ होल्ड करते हैं या अकाउंट में कितना पैसा होल्ड करते हैं। जब उनके पास ये आ जाता है तो उनके लिए उनकी पूरी लाइफ की अर्निंग का एक मिरर पिक्चर प्रिंट उनके सामने आ जाता है कि इन लोगों को टारगेट करना चाहिए। क्या ये फैमिली के साथ रहते हैं, क्या ये अकेले रहते हैं? तो जो लोग अकेले रहते हैं वो शायद इन चीजों का ज्यादा शिकार बनते हैं। और कई मामलों में तो जहां पे देखा गया है कि कुछ लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, जो मे बी ब्लैक में मनी रखे हुए हैं या ऐसे हैं, उनको ये ज्यादा टारगेट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर वो पैसा ले भी लेते हैं उनसे तो वो कहीं पे रिपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसका हिसाब देना पड़ेगा। सो ऐसे बहुत सारे जो क्राइम हैं, जो स्कैम्स हैं, उनके साथ किए जाते हैं। मेनली 5 तरीके के जो स्कैम हैं जो सीनियर सिटीजन के ऊपर पिछले 3 साल के अंदर सबसे ज्यादा बढ़े हैं,
वो आप जान लीजिए। पहला जो स्कैम है वो है वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग का। एक सीनियर सिटीजन के नंबर पे एक वीडियो कॉल आएगा, जैसे ही वो फोन उठाएंगे वहां पे एक फीमेल या मेल, कोई लड़का या लड़की होंगे, और वे कोई एक्शन करेंगे जिससे उनकी इमेज के ऊपर वो प्रहार करने की कोशिश करेंगे और बाद में उनको ब्लैकमेल करेंगे। इस वीडियो कॉल के अंदर वो बस उनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाद में ब्लैकमेलिंग करेंगे, उनसे पैसे लेने की कोशिश करेंगे। और इस मामले में ध्यान रखा जाए कि जो सीनियर सिटीजन का डेटा होता है वो क्रिमिनल के पास पहले से होता है कि इनके पास कितने पैसे हैं। तो अगर क्रिमिनल जो इंसान वो बोलता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है, उनको पता है आपके पास कितने पैसे हैं और कितने वो आपसे ऐंठ सकते हैं। दूसरा जो स्कैम है वो है आपका फेक पेंशन स्कैम, जहां पे ये आपको आपकी जो लाइफ टाइम की सेविंग मनी है उसको किसी प्राइवेट इक्विटी के अंदर या प्राइवेट चीज के अंदर पेंशन स्कैम बना के आपको बोलते हैं आप इतने पैसे पर मंथली दीजिए, हम आपको इतना रिटर्न दे देंगे। और कुछ महीने वो देते भी हैं उसका, लेकिन तीसरे मंथ में ज्यादा लालच देके कि बड़ा मोटा अमाउंट लेके वो गायब हो जाते हैं। तीसरी जो स्कैम जो ये करते हैं वो है आइडेंटिटी थेफ्ट, जिसके अंदर ये आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कलेक्ट करते हैं। एक कॉल में आपसे सिर्फ आधार कार्ड पूछा जाएगा कि मैं बैंक से बोल रहा हूं, और कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाएगी। हफ्ते बाद फिर एक कॉल आएगा, और ऐसे ऐसे करके जब इनके पास आपकी आइडेंटिटी को प्रूव रेप्लीकेट करने के लिए इंफॉर्मेशन आ जाती है, उसको यूज करके ये आपकी जो पेंशन है उसको किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इसके साथ पूरी आपकी जिंदगी की जमा पूंजी है वो सारी किसी और अकाउंट में चले जाती है। और यूजुअली जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको पता नहीं होता बेचारों को कि कैसे इस चीज को रिपोर्ट किया जाए, और कई बार तो उनको ये भी नहीं पता होता पैसा ट्रांसफर हो भी चुका है, क्योंकि बैंक से कई बार उनको कॉल नहीं आता। लास्ट जो चीज है जो सबसे बड़ा स्कैम है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो रही है, हर बंदा ऑनलाइन पेमेंट करता है, चाहे वो सब्जी लेने जा रहा है या कुछ करने जा रहा है। तो जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी जो अवेयरनेस है मोबाइल वॉलेट्स की पेमेंट्स को लेके, वो थोड़ी नहीं है, जिसकी वजह से जैसे अभी आपने एक जो स्कैम बताया जिसके अंदर कॉलर को बोला गया कि आपका 1 रुपया कटेगा, तो जब पेमेंट हम देते हैं तब हमें कुछ ओटीपी भरना नहीं होता, जब लेते हैं तो तब, सॉरी, जब देते हैं तब ओटीपी भरना होता है। जब हमने कोई पेमेंट लेनी होती है तो हमें कोई ओटीपी, कोई पिन कोड नहीं देना होता। तो अगर ये 5 तरीके के जो फ्रॉड हैं इनका यूजर ध्यान रखे तो काफी हद तक वो सतर्कता बरत के अपने आप को इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन जहाँ तक ठगी के मामलों की बात है, आपने कहा है कि इसमें इजाफ़ा हुआ है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी-सी सतर्कता बरतें वरिष्ठ नागरिक जब भी वो अपने ऑनलाइन ब्राउज़िंग करते हैं, सर्फिंग करते हैं। तो मेरे ख़्याल से अलर्ट होने के साथ-साथ कुछ बुनियादी हाइजीन है, जिसको हम ऑनलाइन हाइजीन कहते हैं या साइबर हाइजीन कहते हैं, जो आपको फ़ॉलो भी करना चाहिए। अब होता यहाँ पर ये है कि हर कोई इतनी टेक्निकल चीज़ों को समझ नहीं पाता है। राहुल, किस तरह से आपको लगता है कि लोग इस बारे में अपने प्रति, इसके प्रति जागरूकता बढ़ा सकते हैं? इस तरह के शोज़ तो आप और मैं बहुत सारे करते भी आए हैं, लेकिन जिस तरह से शिकायतें बढ़ रही हैं और जो प्रॉब्लम्स भी आपने बताई, जिस तरह के स्कैम्स भी आपने बताए राहुल, ये ऐसा नहीं है कि एकाएक कोई नए तरह के स्कैम्स है, ये ट्रेडिशनल पुराने स्कैम्स ही हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा इनकी चपेट में आ रहे हैं और अब वरिष्ठ नागरिक ज़्यादा आ रहे हैं। तो कैसे अपनी ऑनलाइन बिहेवियर को आप थोड़ा सुधार सकते हैं, अलर्ट हो सकते हैं, ये बताएं? देखिए कविता, जो सीनियर सिटीजन हमें सुन रहे हैं, पहला तो वो है कि वो ऐसे एपिसोड जरूर देखें, और आई थिंक आपके चैनल पे हम ऐसे करते भी रहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, देखिए फ्रॉड किसी भी एंगल से किसी को भी ट्रैप कर सकता है। हम बहुत बार ये हाइजीन के बारे में बात कर चुके हैं, और मैं 1 मिनट लूंगा इसके अंदर कि हाइजीन क्या क्या होता है। जब भी आपको कोई बोले कि आपका पेमेंट कट गया है आपके अकाउंट से, यूजुअली सीनियर सिटीजन का बैंक अकाउंट इज द प्राइमरी टारगेट। तो अगर आपको बोला जाता है कि आपके बैंक अकाउंट लॉक कर दिया जाएगा या आपके बैंक अकाउंट से इतने पैसे कट गए हैं, आपको मैसेज आता है, और इस लिंक पे क्लिक करके देखिए कि क्या वो ट्रांजैक्शन आपने की है। देखिए, कभी भी अगर आप एसएमएस से लिंक पे क्लिक करके अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो आप मोबाइल की एप्लीकेशन में जाके चेक कर सकते हैं कि क्या वो ट्रांजैक्शन रियलिटी में हुई है। और ये सिमिलर फंडा आपका मोबाइल एप्लीकेशन जैसे पेटीएम वॉलेट हो गया या बाकी वॉलेट्स हो गए उनके ऊपर भी है। एसएमएस में अगर आपको डिटेल आती है कि आपका पैसा कट गया है, बजाय उसमें दिए गए लिंक से चेक करने की बजाय आप एप्लीकेशन में देखिए, चाहे वो बैंक की है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड या किसी कंपनी की है, या फिर वो किसी मोबाइल वॉलेट की है। पहली नंबर ये। दूसरा, अगर मोस्टली जो लॉस पैसा होता है सीनियर सिटीजन का, वो इसलिए होता है क्योंकि ट्रैप तो वो ऐसे ना या वैसे किसी तरीके से हो ही जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो पैसा कैसे वापस लाया जाए, तो पैसा लाने के लिए जो क्रिमिनल को करना होगा, जो सीनियर सिटीजन को करना होगा, वो होगा, पहला होगा आरबीआई को रिपोर्ट करिए। और इसमें कुछ नहीं करना आपको,
1930 पे कॉल करना है, जो आपका सीनियर सिटीजन के लिए हेल्पलाइन है, जो सीनियर सिटीजन के लिए हेल्पलाइन है, और जहां पे आप ये कॉल करके रिपोर्ट करवा सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपना कुछ डिटेल ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। वो आपको सारी डिटेल जो आप दोगे उसके अकॉर्डिंग आपका बात सुनकर आपको आपके पैसे वापस कर देंगे। जो लोग रिपोर्ट नहीं करते क्राइम के 24 घंटे के अंदर, उनके लिए प्रॉब्लम ये होती है। सो 1930 नंबर नोट कर लीजिए। और एक और नंबर है जो आरबीआई का जो टोल फ्री नंबर है, वो है 11-444-8। 11 3 बार 4 और 8 नंबर। ये जो नंबर है इन पे आप रिपोर्ट कर दीजिए। एज ए सीनियर सिटीजन आपको बहुत अच्छे ढंग से असिस्ट किया जाता है, और 24 से 48 घंटे के अंदर आपका समाधान दे दिया जाता है, और आपको बता दिया जाता है कि इस टाइम तक आपका कितना अमाउंट वापस आ जाएगा। कुछ मामलों में 100% अमाउंट नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर आपकी भी गलती होती है, तो बैंक को थोड़ा बहुत उसके अंदर देखना पड़ता है। बट 90% केसेस में हमने देखा है आपकी मेजोरिटी ऑफ द पेमेंट वापस आ जाती है। तो आप सबसे पहले 1930 पे फोन करिए अगर आप इंटरनेट सेवी नहीं है। दूसरा, आप 11-444-898 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और एक, अगर आप वेबसाइट को यूज करते हैं तो आरबीआई का एक वेबसाइट है cms.rbi.org.in। तो ये एपिसोड को आप बाद में भी देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं वेबसाइट का नाम। यहाँ पे अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो बहुत चांसेस हैं आपके पैसे वापस आ जाएं, जो भी आप सीनियर सिटीजन। जी मैं चलिए, तो यहाँ पर आपने बता दिया कि किस तरह से शिकायत दर्ज की जा सकती है और किस तरह से आपको बुनियादी तरीके अपनाने चाहिए और कैसे अपने ऑनलाइन बिहेवियर का ख्याल भी रखना चाहिए। लेकिन साथ ही ऐसे कितने सारे मामले हैं जो रिपोर्ट होते हैं और वाकई हल भी किए जाते हैं। सक्सेस रेट इन मामलों की क्या है? और ऐसा नहीं है कि साइबर क्राइम डिपार्टमेंट एक्टिव नहीं है, राहुल बिल्कुल एक्टिव है, लेकिन ये केसेस इतने ज़्यादा है कि हर मामले को सुलझाया नहीं जा सकता। जी बिल्कुल कविता, इससे मैं दो राय नहीं करूंगा। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है आपने कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ और कितने पॉइंट से वो रिपोर्ट किया है। एग्जाम्पल, अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है, आपने सबसे पहले अपने बैंक को इन्फॉर्म करना है, जिससे बैंक इमीडिएटली उसको लॉक करेगा। ये होगा आपका फर्स्ट रिपोर्टिंग। लोग क्या करते हैं, सिर्फ बैंक को रिपोर्ट करके छोड़ देते हैं कि हमारा काम हो गया, बट वो रियलिटी उससे काम नहीं होगा। आपको मल्टीपल जगह पे जाके ये चीज को फीड करना पड़ेगा, ताकि प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर आपके, जैसे आपका केवाईसी होता है, आपकी अगर एक भी डॉक्यूमेंट छूटता है तो आप उस अगली स्टेज पे नहीं जा सकते। तो बैंक या जितने भी ये आरबीआई के सिस्टम है, इनके अंदर प्रायोरिटी लिस्ट है। जो सबसे जल्दी सबसे ज्यादा डेटा, रेलेवेंट डेटा फीड करेगा, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, उनके चांसेस के अंदर पैसे आने के चांसेस भी होते हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर जितने लोगों का हमने 24 या 48 घंटे के अंदर जिनको बोला है करने के लिए, अगर होता है, उसमें से 95% लोगों के पैसे आए हैं। जो डिपेंड करता है आपका अमाउंट भी कितना है। अगर वो लाखों में ही अमाउंट है, समटाइम्स कुछ बैक एंड फोर्थ होता है, बट अगर कुछ अमाउंट 50,000 से नीचे है और वो बहुत ही एक हफ्ते के अंदर उनका रिटर्न आ जाता है उस अमाउंट का। सो कितनी जल्दी आप रिपोर्ट करते हैं, कितनी जल्दी आप बैंक को रिपोर्ट करते हैं, आरबीआई को रिपोर्ट करते हैं, और उसके साथ साथ अगर आप ट्विटर पे जाके उनको टैग कर देते हैं अपने बैंक को या आरबीआई को, वहां पे भी पब्लिक डोमेन के अंदर जब एक कस्टमर को ओपिनियन आता है तो कंपनीज काफी ज्यादा उसको सतर्क हो जाती हैं और उसके ज्यादा उसकी सुनती हैं। तो ये काफी सारे ऑप्शंस हैं। बट सीनियर सिटीजन के लिए, जैसे मैंने बताया, ये सारे ऑप्शंस खुद करने बड़े मुश्किल होते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वो 1930 पे कॉल कर सकते हैं, और उसके बाद आरबीआई को 11-444-8 पे कॉल करके ये चीज बता सकते हैं, जिससे सीनियर सिटीजन की जो विंग है, जो उनको देखते होंगे, वो उनको इमीडिएटली एक्शन लेके उनको करवा सकते हैं। सो जैसे आज फ्रॉड हुआ है, 1 घंटे के अंदर अगर आप कॉल कर देते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके पैसे वापस आ जाएंगे। दर्ज करा सकते हैं। और साथ ही अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो अपने बैंक को ज़रूर इन्फॉर्म करें, जिस भी तरह का फ्रॉड आपके साथ हुआ है, ताकि जो आपके पैसे गए हैं, सबसे पहले तो इस शिकायत को आपका बैंक दर्ज कर सके और साथ ही आपके पैसे जो हैं वो आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, आपने समय निकाला और इस पूरे मामले को दर्शकों को समझाया। लेकिन